dear students, we are going to do explanation of chapter National Income and Related Aggregates. If you have yet not subscribed to my channel, do subscribe to it. We are going to start the chapter concept of national income. लेकिन इसमें explanation के पहले I want to tell you कि लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें. If you want to understand this chapter, stay tuned and see up to the last. सारी वीडियोस को आप लास्ट तक देखिए. इसमें कुछ मैंने वीडियो क्लिप्स डाल रखी हैं जिसमें मैंने खुद के बनाए हुए हैं मींस कि हाउ टू कन्वर्ट द रिलेटेड एग्रीगेट्स. सो बी ट्यून टिल लास्ट. सो अब यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम क्या है, ये सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का जो कि किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अर्न करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर. यानी कि इंडिया में जो भी यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी इनकम अर्न करते हैं दैट इज़ नेशनल इनकम. अब यहाँ मैंने कहा कि फैक्टर इनकम की बात मैंने की और नॉर्मल रेजिडेंस की बात की. तो अब नेशनल इनकम में ये फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस इंक्लूड होते हैं. अब व्हाट इज़ दिस फैक्टर इनकम एंड हु आर द नॉर्मल रेजिडेंस. तो ऑब्वियसली अगर हम फैक्टर इनकम्स की बात करते हैं तो फैक्टर इनकम्स वो पेमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हाउस होल्ड्स को करती हैं. चैप्टर में समझाया था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनके लिए जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होते हैं वो हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं, वो हमारे फैक्टर इनकम आते हैं. तो फैक्टर इनकम्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि जो लेबर दे रहा है हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, उसके बदले में वो हाउस होल्ड सेक्टर को उनकी सर्विसेज के बदले में जो वेजेस देते हैं उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं. सेकेंडली इसमें आता है रेंट. रेंट वो होता है कि जैसे लैंड जो हाउस होल्ड अपना लैंड जो इन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को देता है, इन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को देता है, उसके बदले में जो वो रेंट देते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है. थर्ड जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है. एंड फोर्थ कम्स की द प्रॉफिट विच इज़ गिवन टू द एंटरप्रेन्योर्स. नाउ अब ये जो फैक्टर इनकम होता है ये ट्रांसफ़र इनकम से डिफरेंट होता है क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम क्या होते हैं, ये वो इनकम होते हैं जो एक विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प. मींस कि ये हेल्प या एड की तरीके से दिए जाते हैं, डोनेशन या चैरिटी के रूप में दिए जाते हैं. जैसे मान लिया कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया या कुछ भी किसी कंट्री में आ गया तो बाहर की कंट्रीज़ क्या करती हैं, उसको कुछ हेल्प देती हैं. तो वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र इनकम्स होते हैं. उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है. लेकिन जो फैक्टर इनकम्स होते हैं वो इनकम्स होते हैं विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज. तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है, अर्नड इनकम होती है, और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, अनअर्नड इनकम होता है. नेक्स्ट कम्स नॉर्मल रेजिडेंस. हमने अभी नॉर्मल रेजिडेंस की बात की. तो ये नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं? ऑब्वियसली जो उस कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं उस कंसर्न कंट्री में और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में लाई करता है. जैसे कि मान लिया कि कोई पर्सन है वो बाहर हायर स्टडी के लिए यूएस गया हुआ है या किसी जॉब के लिए यूएस गया है इंडिया से, लेकिन वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा बिकॉज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन लाइज इन इंडिया. तो मान लिया कि अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में 1 ईयर के लिए रिसाइड कर रहा है या कुछ और ईयर्स के लिए रिसाइड कर रहा है तो ही इज़ टेकन एज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, और दिस पर्सन ही मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. और जिस पर्सन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, उन सिटीजन्स को हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कहते हैं. अब ये डोमेस्टिक एंड द नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम. तो अगर हम डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की बात करते हैं तो मैक्रो लेवल पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम है ये डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट दोनों के रूप में यूज़ होता है. जब ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में यूज़ होता है तो वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, और जब ये नेशनल कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है वी कॉल इट नेशनल इनकम. यहाँ जो दोनों डोमेस्टिक और नेशनल इनकम्स हैं इनमें 4 बेसिक एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो फैक्टर्स के हैं. जैसे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को. लेकिन डोमेस्टिक और इनकम में
एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है डोमेस्टिक इनकम, जहां सम टोटल होता है फैक्टर इनकम्स का, और जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसको कौन जनरेट कर रहा है, कौन अर्न कर रहा है, यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। यानी कि हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम अर्न हो रही है, चाहे कोई फॉरेन का ही बंदा आया हुआ है वो यहाँ अर्न कर रहा है, वो उसकी इनकम भी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये सम टोटल होता है फैक्टर इनकम्स का, जो कि उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं। जैसे कि या तो अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी ये जनरेट हो सकता है, या हमारी कंट्री के बाहर का भी जो इनकम है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। यानी हमारे अगर रेजिडेंट्स बाहर रह रहे हैं और वो किसी इनकम को अर्न कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है किसी कंट्री की? बार बार डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड को यूज़ किया। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक कंट्री की, हम उसकी पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन की बात करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में ही हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की। तो व्हाट इज़ दिस डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को रेफ़र करते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स की बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल टेरिटरी से मच वाइडर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? ये जोग्राफिकल टेरिटरी विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल दे सर्कुलेट फ्रीली। नाउ कम्स द कन्वर्जन। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, मींस दे बोथ आर सेम। अगर हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की कन्वर्जन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, जो कि जनरेट होते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इनमें फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड किया जाता है रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों के, जो कि हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे उससे रेजिडेंट जनरेट कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट, वो दोनों ही इंक्लूड होगी। अब डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम को में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम उसमें से डोमेस्टिक इनकम में से उस पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं जो पार्ट होता है फैक्टर इनकम का, जो नॉन रेजिडेंट्स को बिलोंग करता है विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, और हम उस डोमेस्टिक इनकम में वो पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम ऐड करते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जो वो दूसरे कंट्रीज़ के डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के अंदर मींस अर्न कर रहे हैं। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनफैक्ट ये जो दोनों टर्म्स हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं दे आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम्स। इन द फर्स्ट राउंड द फर्म इट प्रोड्यूसेड गुड्स बाय हायरिंग परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, और सेकेंड राउंड में ये फर्म्स क्या करती हैं, उन रेवेन्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था। First of all, let us see some concepts which are related to gross net concepts and domestic product. First of all, मान लिया कि हमारे we know GDP, it is gross domestic product. अब हमारे पास GDP given है, इस GDP को हमें convert करना है into NDP, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें जीडीपी को कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक और डोमेस्टिक दोनों में सेम है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ डेप्रिसिएशंस को माइनस कर देते हैं। ओके, सो इफ़ वी विल अगर हम जीडीपी से डेप्रिसिएशंस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है एनडीपी। सिमिलरली मान लिया कि हमें एनडीपी को कन्वर्ट करना है इनटू जीडीपी, तो एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, सिंपली वी विल ऐड द डेप्रिसिएशन। सेकेंड फॉर्मूला इज दैट हमारे पास गिवन है जीएनपी। अब इस जीएनपी को हमने कन्वर्ट करना है
एनएनपी में। तो जीएनपी को एनएनपी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एनपी सेम है, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ जी एंड एन, यानी कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। जब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है तो वहाँ हम सिंपली क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सेकेंड इज कि अब इसी मान लिया अब यही एनएनपी हमारे पास गिवन है और इस एनएनपी को हमने कन्वर्ट करना है जीएनपी में। अब एनएनपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशंस को ऐड कर देंगे। सेकेंड, नाउ लेट अस सी सम एग्रीगेट्स विच आर, नाउ लेट अस सी, अब थोड़े से और फार्मूलाज को हम देखते हैं जो हमारे लिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इम्पॉर्टेंट है। तो समझ लिया कि ये आता है हमारा जीडीपी एमपी। अगर मान लिया कि हमारे पास ये जीडीपी एमपी दिया हुआ है, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस। सेकेंड हमारे पास आता है, सेकेंड थिंग इज एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मान लिया कि जीडीपी एमपी हमें दिया हुआ है और इस जीडीपी एमपी को हमें कन्वर्ट करना है एनडीपी एमपी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया है कि जब हमारे पास ये सारी चीज़ें एमपी सेम है, यानी कि यहाँ टैक्सेस और सब्सिडीज से कोई लेना देना नहीं है। डीपी सेम है, यानी कि यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से भी कोई लेना देना नहीं है। केवल वन डिफरेंस है, दैट इज़ ऑफ एन एंड जी, यानी कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है। तो जब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है तो यहाँ पे सिंपली हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे जीडीपी एमपी से, तो हमारा एनडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। अगर मान लिया कि एनडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एमपी हमारे पास दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, और इस एनडीपी एमपी को हमने कन्वर्ट करना है जीडीपी एमपी में, यानी कि हमें इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम ये नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए हम डेप्रिसिएशंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल, ये हो गया ग्रॉस, ये नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये हमारे पास दिया हुआ है GNPMP और इसको मीन्स कि इसको हमें GDP-MP में कन्वर्ट करना है। तो जब हमको इसको हमें GDP-MP में कन्वर्ट करना है, MP सेम है, जी सेम है, NP और DP का अंतर है, यानी डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर है। तो सिमिलरली हम यहाँ सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NFIA को, यानी यहाँ हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ NDP-MP हमारे पास दिया हुआ है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस दिया हुआ है। इसको हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी इसे हमें NNP-MP में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ कि देख लेते हैं, हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं हमारी बुक में, जैसे कि GDP-FC। अब GDP-FC हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब इसमें कौन कौन सी फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में हम इंक्लूड करेंगे सबसे पहले कि रेंट हो गया हमारा, जो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वी नो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
तो अब ये सारी चीज़ों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे लेबरर्स हैं इनकी वेजेस होंगी, यानी कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जीडीपीएफसी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग। तो जीडीपीएफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है और हमारे पास कुछ मीन्स फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे, कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि जो सैलरी वगैरह उनको दी जा रही है या जो पेंशन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ will be included in it. नेक्स्ट हमारा फैक्टर कॉस्ट क्या है, लैंड के ऊपर क्या दिया जाता है, रेंट। तो यहाँ पे जीडीपीएफसी में हम इस रेंट को भी इंक्लूड करते हैं। देन कम्स की मान लिया हमारा नेक्स्ट हो गया कैपिटल पे फैक्टर कॉस्ट में क्या प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उस इंटरेस्ट को भी हम ऐड करेंगे। आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, तब ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे क्या दिया जाता है, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को भी हम इंक्लूड करेंगे, प्लस जो भी टूट फूट हुई है, यानी कि जो भी वेयर एंड टेयर है, यानी कि डेप्रिसिएशंस को भी हम इंक्लूड करेंगे जीडीपीएफसी निकालने के लिए। मान लिया कि हमें ये कहा जाता है कि कैलकुलेट जीडीपीएफसी फ्रॉम द गिवन डेटा, तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इन सबको ऐड करके हमारा निकल के आ जाता है जीडीपीएफसी। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेट्स सी। एनडीपीएफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, लेकिन चूँकि वहाँ पे जी था, जीडीपीएफसी था, तो हमने वहाँ पे सारी चीज़ों के साथ साथ फैक्टर इनकम के साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया था। लेकिन यहाँ क्या है, एनडीपीएफसी दिया हुआ है, तो यहाँ सिंपली हम जो भी हम अपने फैक्टर कॉस्ट फैक्टर्स के ऊपर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनको जो भी इनकम होती है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले लेबर के ऊपर हो गया हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हो गया हमारा, प्लस लैंड के ऊपर हमने क्या, रेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे, और एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिलती है उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे प्लस प्रॉफिट। चूँकि यहाँ पे हमें केवल नेट निकालना है, ग्रॉस नहीं निकालना है, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मान लिया कि जीडीपीएफसी टोटल दिया हुआ है हमारे पास और हमें एनडीपीएफसी बनाना है, तो हम केवल डेप्रिसिएशंस को यहाँ पे माइनस कर देंगे। और अगर हमें एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी बनाना है, तो हम सिंपली डेप्रिसिएशंस को ऐड कर देंगे, ओके। अब द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जीडीपीएफसी हमने निकाल ही लिया था, इसी जीडीपीएफसी में हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या एनएफआईए को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब मान लिया कि हमारे पास ये निकल के एनएफआईए को हम ऐड कर लिए यहाँ पे, तो हमारा निकल के आ गया जीएनपीएफसी। सेकेंडली अगर मान लिया कि हमारे पास एनडीपीएफसी दिया हुआ है, एनडीपीएफसी यानी कि इसमें आपका डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड है, तो इस एनडीपीएफसी को हमें एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। जब इसे हमें एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है तो डिफरेंस किसका आ रहा है, डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी हम प्लस किसको करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे।
सेकेंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ NNPFC। यही हमारा नेशनल इनकम होता है। NNPFC हमारे पास दिया हुआ है, NNPFC हमें निकालना है, हमारे पास दिया हुआ है मान लो NDPFC। यहाँ किसका अंतर आ रहा है? केवल डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे NFIA को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू NNPFC। ओके, और अब इस NDPFC में एक बार देख लेते हैं, ये जो NDPFC है इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑब्वियसली इसमें हमारी जो चारों फैक्टर इनकम है, यानी कि जो लैंड के ऊपर रेंट हो रहा है, रेंट को इंक्लूड किया जाएगा, लेबर की जो वेजेस हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाएगा, लैंड, लेबर, उसके बाद कैपिटल आ गया, यानी कि यहाँ पे रेंट, इंटरेस्ट को भी ऐड किया जाएगा, इंटरेस्ट विल बी ऑल्सो एडेड, देन व्हाट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट को भी ऐड किया जाएगा। ओके, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। और मान लो कि ये तो हमने NDPFC निकाल ली, अब इसी NDPFC में हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है NNPFC में, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ छूट रही है? ऑब्वियसली ये D और N का अंतर क्या होता है? केवल फॉरेन का नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड का अंतर होता है। यहाँ पे हम सिंपली इन सभी को ऐड करके ये NFIA को ऐड कर लेंगे और हमारा निकल के आ जाएगा NNPFC। ओके, सो आई होप अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट मी टेल यू सम मोर फॉर्मूलाज। मान लिया कि हमारे पास GDP-MP दिया हुआ है, हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है NDP-MP। तो NDP-MP को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? GDP-MP से हम डेप्रिसिएशंस को माइनस कर देंगे। सेकेंडली हमें GNP-MP निकालना है। GNP-MP को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास GDP-MP दिया हुआ है इसमें सिंपली डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, हम यहाँ पे NFIA को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज़ हमें निकालना है NNP-MP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सिंपली हम GNP-MP में क्या करेंगे? यहाँ पे डेप्रिसिएशंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें G और N को ही चेंज करना है। उसके बाद हमें निकालना है GDP-FC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास GDP-MP दिया हुआ है, तो यानी कि मार्केट प्राइसेस से किसको हम माइनस करेंगे? तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। सबसे पहले NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करेंगे और जो भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उनको हम ऐड कर देंगे। सेकेंड इज़ कि हमें NDP-FC कैलकुलेट करना है। NDP-FC को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? GDP-FC से किसको माइनस करेंगे? केवल G और N का अंतर है, डेप्रिसिएशन को। सेकेंड, हमें GNP-FC कैलकुलेट करना है। GNP-FC को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास GDP-FC दी हुई है, उसमें हम केवल ये डोमेस्टिक और नेशनल का जब डिफरेंस आता है तो वहाँ हम केवल नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेते हैं। सेकेंड, हमारे पास गिवन है NNP-FC। NNP-FC को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास GNP-FC में हम क्या करते हैं? GNP-FC से ये ग्रॉस और ये डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट। ओके, नाउ व्हाट इज नॉमिनल GDP? नॉमिनल GDP का मतलब ये होता है कि इट रेफर्स टू द GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस। ओके, सो nominal GDP refers to gross domestic product at the current prices, और ये मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हों एक कंट्री में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इट इज़ द मीन्स की मार्केट वैल्यू, ये इट इज़ द मार्केट वैल्यू
of all the goods and services that are produced in the domestic territory of a country within an accounting year, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू है। और इसका जो एस्टिमेशन है वो एस्टिमेट किया जाता है करंट ईयर के प्राइजेस को लेके, और जो करंट ईयर प्राइजेस होते हैं दे आर द प्राइजेस विच आर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इनटू पी। यहाँ पे ये क्यू क्या है, ये क्यू बताता है क्वांटिटी को, किसकी क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स, बिकॉज द फाइनल गुड्स आर ओनली एस्टिमेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी। जो भी क्वांटिटी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की उनको बताता है ये हमारा क्यू जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ये पी, यहाँ पे इस पी का मतलब क्या है, दिस पी इट इज़ द प्राइजेस, ये प्राइजेस को बताता है which are prevailing during that accounting year. Now let's talk about the real, ये nominal GDP क्या है, GDP at current prices, market value को ये बता रहा है of means ये market value को बता रहा है of the final goods and services which are produced in the domestic territory of a country during an accounting year. अब अगर हम लोग real GDP की बात करते हैं तो real GDP क्या हुआ, जहाँ हमने देखा कि नॉमिनल ये करंट प्राइजेस को बता रहा है, रियल जीडीपी इट रेफर्स टू कांस्टेंट प्राइजेस, इट रेफर्स टू कांस्टेंट प्राइजेस। ओके, अब ये कांस्टेंट प्राइजेस क्या हैं, ये मार्केट वैल्यू होती हैं ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये भी सेम है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को ये बताता है। लेकिन ये कांस्टेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कांस्टेंट प्राइसेस। तो यानी कि यहाँ पे जो भी एस्टिमेशन किया जाता है दैट एस्टिमेट इट इज़ मीन्स एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर, इट इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर। अब मीन्स कि जो बेस ईयर के प्राइसेस हैं उनको यूज़ करके ये रियल जीडीपी एस्टिमेट की जाती है। तो जो बेस ईयर क्या होता है, ये ईयर ऑफ कंपैरिजन होता है, ईयर ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि मान लिया कि 2015 में द प्राइसेस ऑफ व्हीट वर दिस एंड इन 2020 द प्राइसेस आर दिस मच, ईयर ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो ये वो ईयर होता है जहाँ पे कि मैक्रो वेरिएबल्स जैसे कि प्रोडक्शन और जनरल प्राइस लेवल्स जो होते हैं वो ये बिलीव किए जाते हैं कि वो नॉर्मल रेंज में है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इनटू पी। यहाँ पे क्यू किसको बताता है, क्वांटिटी को बताता है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये यहाँ पे P केवल चेंज हो रहा है, P क्या है, ये प्राइस को बता रहा है विच वॉज प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर, प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। ओके, अब मान लिया कि हमारे पास ये दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करना है। इन दोनों के कन्वर्जन को हम देख लेते हैं। तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इट इज़ इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस upon the price index into 100। सिमिलरली जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी इट इज इक्वल टू रियल जीडीपी। Nominal GDP it is equal to real GDP into price index
अपॉन 100। अब मान लिया कि इससे रिलेटेड हम एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी अ न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस। मान लिया कि हमें निकालने के लिए दिया जाता है नॉमिनल जीडीपी और एक हमारे पास डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या दिया हुआ है कि रियल जीडीपी 40 और यहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स है दैट प्राइस इंडेक्स इट इज़ इक्वल टू 120। अब हमें यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। नॉमिनल जीडीपी इट इज़ इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। हमारे पास यहाँ नॉमिनल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है। रियल जीडीपी हमारे पास कितनी दी हुई है 240 और हमारे पास प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120 अपॉन 100। अब हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ नॉमिनल जीडीपी इट इज इक्वल टू 288। अब हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। व्हाट इज दिस जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है कि ये रेफर करता है रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। जीडीपी डिफ्लेटर इट इज इक्वल टू the ratio of GDP at current prices upon GDP at constant prices into 100. Now talk about GDP and welfare. जीडीपी एंड वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी क्या कंसिडर होता है कि एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये जो वेलफेयर की अगर हम बात करें तो वेलफेयर को किन टर्म्स में मेजर किया जाता है? ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन की बेसिस पे। तो अगर रियल जीडीपी में कोई इंक्रीज होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग व्हेन अदर थिंग्स दे रिमेन कांस्टेंट। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दैट पीपल दे आर हैविंग ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन विच इज इम्प्लाइंग टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। तो ये इस रीज़न की वजह से होता है क्योंकि जो प्लानर्स और पॉलिटिशियंस हैं एक कंट्री के वो हमेशा जो उनका एम्फेसिस होता है वो हमेशा उनका एम्फेसिस होता है जीडीपी के ग्रोथ रेट पे। तो हायर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी तो मीन क्या हुआ कि ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड लोगों के पास तब ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जीडीपी वेलफेयर की। ओके तो इसका सबसे पहला क्या है लिमिटेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात यह है कि ऑब्वियसली इट इज़ अनईक्वल और जो जीडीपी ग्रोथ है ये फेल करता है टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। और इंडिया में तो ये सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ फेसिंग दैट सिचुएशन ऑफ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इट इज़ अनईक्वल। अब हमारे यहाँ पर कैपिटा जीडीपी राइज कर रहा है, लेकिन अगर हम स्टारवेशन की बात करें तो पावर्टी की बात करें तो वो भी इंक्रीज कर रही है। वाई दे आर इंक्रीजिंग? जस्ट बिकॉज ऑफ द अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड, इट मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। मान लो कि एक एग्जांपल हम ले लें कि अगर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स में कोई इंक्रीज होता है तो इससे यहाँ पे कोई लोगों के वेलफेयर में कोई भी एक डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होगा। ऑफ कोर्स इससे डिफेंस जो हमारा है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रदान करेगा कंट्री को, लेकिन ये लोगों के वेलफेयर में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है। थर्ड इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो रूरल इकोनॉमीज़ में क्या है कि
बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अभी भी वहाँ चलता है। तो जो पेमेंट होता है फार्म लेबरर्स को वो ऑफ इन काइंड्स में दिया जाता है, यानी कि कभी अनाज के रूप में दे दिया गया या कभी खाने के रूप में दे दिया गया। ये मीन्स कि कैश को वहाँ अवॉइड किया जाता है, ज़्यादातर काइंड में ही पेमेंट की जाती है। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस इस तरह के होते हैं वो अनरिकॉर्डेड होते हैं। तो दिस ऑल्सो कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एंड जीडीपी यहाँ पे अंडर एस्टिमेटेड रह जाता है और इट रिमेन्स एन एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटीज़। यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नलिटीज़ की बात करते हैं तो ये रेफ़र करता है गुड और बैड इम्पैक्ट को ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनाल्टी फॉर दैट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब अकर होता है जैसे कि मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने क्या किया है कि एक खूबसूरत सा गार्डन मेंटेन कर रखा है। तो अब ये इन्होंने एक और मिस्टर वाई क्या करते हैं, ये मिस्टर एक्स का गार्डन है, मिस्टर वाई इनके बगल में रहते हैं। अब ये मिस्टर वाई क्या करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे तो मिस्टर वाई के वेलफेयर में ऐड हो रहा है, लेकिन वो यहाँ मिस्टर एक्स को कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ तब अकर होती हैं जैसे कि मान लो कि फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है जो रिवर्स में जाता है वो वाटर को पोल्यूट करता है। तो इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। ठीक है, तो लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वो इसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं पे करते हैं और जीडीपी यहाँ पे फेल होता है फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑन सोशल वेलफेयर। तो ये क्या है, एक इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है। तो देयर आर सीरियस लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, और ये जो भी लिमिटेशंस हैं ये रिड्यूस करती हैं जीडीपी के सिग्निफिकेंस को एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। सो दिस मच अबाउट दिस चैप्टर। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।